हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम सब क्लास 12th के बायोलॉजी में चैप्टर 5 वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने भाग 3 तक अध्ययन कर लिया। इस वीडियो में हम सब भाग 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। भाग 3 तक बता दिया गया था मेंडल का प्रयोग, मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग, और उसमें कई प्रकार के पौधे मिले और उनका क्या अनुपात मिला, ये सब चीज़ें बता दिए गए थे। आज हम सब देखेंगे मेंडल द्वारा जो 3 नियम दिए गए थे उन नियमों को। तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे: प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवहन का नियम। तो मेंडल ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। तो हम देखेंगे मेंडल के नियम। मेंडल के नियम, पहला नियम उन्होंने दिया था प्रभावता का नियम। दूसरा नियम था युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम। और तीसरा नियम जो उन्होंने दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल ने जो दोनों प्रयोग किए, एक संकर संकरण प्रयोग और द्विसंकर संकरण प्रयोग, और उन प्रयोगों के करने के बाद उन्होंने नियम दिए। जो नियम दिए थे उन्होंने 3 नियम दिए थे: प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवहन का नियम। मेंडल के प्रभावता का नियम कहाँ पर लागू होता है और क्या कहता है? मेंडल के युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम कहाँ पर लागू होता है, क्या कहता है? और मेंडल के स्वतंत्र अभिवहन का नियम क्या कहता है और कहाँ पर लागू होता है? अब हम एक एक नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे मेंडल के प्रभावता का नियम। मेंडल के प्रभावता का नियम। मेंडल के प्रभावता का नियम कहता है जब अप्रभावी लक्षण वाले और प्रभावी लक्षण वाले दोनों जीन एक साथ हों तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन ही अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाता है, अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। यही है मेंडल के प्रभावता का नियम। तो मेंडल के प्रभावता का नियम कहता है कि जब प्रभावी लक्षण वाला जीन, जब प्रभावी लक्षण वाला जीन और अप्रभावी लक्षण वाला जीन दोनों एक साथ होते हैं तब केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। मेंडल के प्रभावता का नियम कहता है जब प्रभावी लक्षण वाला जीन और अप्रभावी लक्षण वाला जीन दोनों एक साथ हों तब केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाता है, अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। जैसा कि हम सब देखते हैं मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग में मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो लिया था, जैसे हमने लिया था तने की लंबाई। अब तने की लंबाई लिए थे, इनमें जिसमें प्रभावी लक्षण था और जो प्रभावी लक्षण था वो था लंबा और अप्रभावी लक्षण था
बौना। तो हम लंबापन के लिए कैपिटल टी लिखते थे और बौनापन के लिए स्मॉल टी। और दोनों को जब क्रॉस कराते थे, इनसे जब युग्मक बनता था तो बनता था जो युग्मक वो कैपिटल टी और इससे स्मॉल टी बनता था, स्मॉल टी। और जब दोनों को हम एक दूसरे से क्रॉस कराते थे तो जो पौधा हमें मिलता था कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी जो मिलता था वो मिलता था कैसा पौधा, संकर लंबा या अशुद्ध लंबा। तो मेंडल के प्रभावता का नियम कहता है कि जब प्रभावी लक्षण वाला जीन और अप्रभावी लक्षण वाला जीन दोनों एक साथ हों तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाता है, अप्रभावी वाला लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। जैसे यहाँ पर प्रभावी लक्षण लंबा है, अप्रभावी लक्षण क्या है, बौना है। अब दोनों को जब क्रॉस कराएगा जो पौधा मिला वो मिला हमें संकर लंबा या अशुद्ध लंबा। यानी लंबा वाला तो अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है प्रभावी लक्षण वाला, लेकिन बौना अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। बौनापन क्या हो गया, लंबापन में छिप गया। यही है मेंडल के प्रभावता का नियम। अब दूसरा नियम पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम देखते हैं। मेंडल के हम दूसरे नियम को देखेंगे, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। मेंडल के युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम कहता है जो कारक होते हैं ये युग्मक जब बनते हैं, कारक जो होते हैं युग्मक बनते समय ये आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। जैसे कि हम सब देखते थे कि मान लीजिए कैपिटल टी और कैपिटल टी था और स्मॉल टी, यानी लंबा पौधा और बौना पौधा था। तो ये इसके जनक होते थे, इनके बीच युग्मक बनता था। तो मेंडल ने क्या बताया था कि प्रत्येक जीन के कारक होते हैं और कारक हमेशा जोड़े में होते हैं। और कहा था कि उनके कारकों को कैसे लिखा जाए, तो कहा था कि जो प्रभावी लक्षण वाले जीन की अंग्रेजी होती है उसी के आगे का कैपिटल अक्षर लिख दिया जाता है। तो जैसे इसकी अंग्रेजी होती थी टाल, तो इसी का लिख दिया गया कैपिटल टी। और हमेशा उन्होंने बताया था कारक हमेशा जोड़े में होते तो डबल कैपिटल टी लिख देते थे। और वही कहा था बौना पौधा या प्रभावी वाले लक्षण के लिए उसका स्मॉल अक्षर लिख दिया जाता है। जब ये युग्मक बनते हैं तो इसके जनक हो गए, और जब युग्मक बनेंगे तो ये आ जाते हैं, ये कारक होते हैं जो आधा आधा क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं। यहाँ पर कैपिटल टी है, यानी युग्मक बनेंगे ये कारक, तब ये आधे आधे पृथक यानी अलग अलग हो जाते हैं। इधर भी बनेगा तो होगा स्मॉल टी, ये जो युग्मक बनेंगे। तो मेंडल के युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम कहता है कि कारक युग्मक बनते समय आधे आधे होकर युग्मक में चले जाते हैं। यही है मेंडल के युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम। अब मेंडल का तीसरा नियम था स्वतंत्र अभिवहन का नियम, उनको हम देखेंगे। हम तीसरा नियम स्वतंत्र अभिवहन का नियम देखेंगे। मेंडल के स्वतंत्र अभिवहन का नियम कहता है कि जब दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तब दोनों लक्षण वाले जीन अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, कोई भी जीन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। तो मेंडल के स्वतंत्र अभिवहन का नियम कहता है जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है, तब दोनों
लक्षणों वाले जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। वह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, जैसे हम सब ने लिया था बीज का रंग, जिसका प्रभावी लक्षण था पीला और अप्रभावी लक्षण था हरा, और लिया था बीज की आकृति, जिसका प्रभावी लक्षण था गोल और अप्रभावी लक्षण था झुर्रीदार। इसके लिए हम लिखते थे कैपिटल वाई और कैपिटल आर। इसके लिए स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर लिखते थे। जब इनके दोनों के बीच एक ऐसा पौधा ले रहे हैं जिसके बीज का रंग क्या था, पीला था, और बीज की आकृति क्या थी, गोल और झुर्रीदार थी, और इनके बीच जब संकरण कराया गया तब ये दोनों लक्षण अपना अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहे थे। जैसे जो बनता था पौधा वो बनता था कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। यानी जो बीज का रंग है वो अपना भी लक्षण प्रदर्शित कर रहा है पीलापन, और जो बीज की आकृति है वह भी अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है गोल। तो जो ये पौधा बनता था पीला और गोल बनते थे। जो बीज की आकृति या बीज का रंग बनता था वह पीला और गोल बनता था। ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते थे कि गोल में पीलापन छिप जाए या पीलापन में गोल छिप जाए, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते थे। यही था मेंडल के स्वतंत्र अभिवहन का नियम। अब हम सब देखेंगे मेंडल के नियम से कुछ विचलन है उनको। अब हमारा सबका अगला टॉपिक है मेंडल के नियम से विचलन। मेंडल के नियम से विचलन। कुछ ऐसे पौधे भी हैं, कुछ या ऐसे जीन भी हैं, कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जो मेंडल का नियम जहाँ पर नहीं लागू होता है, तो उसी को हम कहते हैं मेंडल के नियम से विचलन क्या है। अब मेंडल के नियम से विचलन 3 प्रकार से हम सब अध्ययन करते हैं। पहला है जिसको कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा है बहुविकल्पता, और तीसरा है सप्रभाविता। मेंडल के नियम से विचलन में हमें अध्ययन करना है अपूर्ण प्रभाविता, बहुविकल्पता और सप्रभाविता। 3 ऐसे हैं जो मेंडल के नियम से विचलित हैं। तो सबसे पहले हम सब अध्ययन करेंगे अपूर्ण प्रभाविता के बारे में। तो अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण देखें कि कौन कौन से पौधे हैं जो मेंडल के नियम को नहीं मानते हैं। तो इनमें है सबसे पहले मीठी मटर, दूसरा है स्पेन ड्रैगन, और है गुलाबास। ये ऐसे पौधे हैं जो मेंडल के नियम को क्या कहते हैं, जहाँ पर मेंडल का नियम नहीं लागू होता है। तो हम उदाहरण देखते हैं मीठी मटर का। मीठी मटर के पुष्प का रंग होता है, इसका जो पुष्प है पुष्प का रंग होता है लाल और सफ़ेद। यह इसका प्रभावी है और ये इसका अप्रभावी रूप है। इसको हम लिख दें, इसको रेड, इसको वाइट। अब देखें क्रॉस कराकर तो लाल है, तो इसके लिए हम कैपिटल आर
और जो इसका स्मॉल अक्षर लिखते स्मॉल आर स्मॉल आर, इसके हो गए जनक, युग्मक बनेंगे तो आधे आधे पृथक होकर चले आएंगे। ये हो गए युग्मक। यहाँ पर भी वही, जब इनके बीच क्रॉस कराया जाता है तो जो हमें मिलता है कैपिटल आर और स्मॉल आर, जो हमें मिलता है कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब सभी के बीच हम कराएंगे, सभी हमें यही मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर जो पौधा मेंडल के अनुसार जो मीठी मटर के पुष्प का रंग होना चाहिए मेंडल के अनुसार, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए। यहाँ पर लाल होना चाहिए क्योंकि मेंडल के प्रभावता का नियम कहता है कि प्रभावी लक्षण वाले जीन में अप्रभावी लक्षण वाला जीन छिप जाता है। तो यहाँ लाल वाला अपन लक्षण प्रदर्शित कर, लेकिन यहाँ पुष्प का रंग लाल ना होकर गुलाबी हो जाता है। यहाँ पर पुष्प का रंग लाल ना होकर गुलाबी हो जाता है। तो यह मेंडल के प्रभावता के नियम का क्या होता है, यहाँ पर मेंडल के प्रभावता का नियम नहीं लागू होता है क्योंकि मेंडल के प्रभावता के नियम के अनुसार प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो प्रभावी लक्षण वाला जीन क्या है, लाल है पुष्प का रंग, तो यहाँ पर लाल होना चाहिए, लाल ना होकर गुलाबी हो जाता है। तो यहाँ पर मेंडल का नियम नहीं लागू होता है। ऐसे ही स्पेन ड्रैगन या गुलाबास है, इसी तरह है उदाहरण। अब हम मेंडल के नियम से विचलन में आपको प्रभाविता में यही था कि क्या होता है, मेंडल का नियम यहाँ पर नहीं लागू होता है क्योंकि पुष्प का रंग लाल और सफ़ेद है, दोनों की भी जगह क्रॉस कराया गया तो केवल यहाँ पर पुष्प का रंग लाल होना चाहिए, लाल के बजाय गुलाबी हो जाता है। अब दूसरा हम देखेंगे मेंडल के नियम से विचलन, बहुविकल्पता। मेंडल के नियम से विचलन, तो इसका उदाहरण है मानव रुधिर वर्ग। मानव रुधिर वर्ग, क्योंकि रुधिर वर्ग की खोज, मानव में रुधिर वर्ग की खोज की थी या जीवों में हम कह सकते हैं तो वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। बताया कि जो रुधिर वर्ग होता है वो होता है ए, बी, ओ और ए बी। मतलब मेंडल का नियम कहता है कि कोई भी लक्षण जो होगा वो केवल दो ही विपर्यासी लक्षण प्रदर्शित कर पाता है, दो से अधिक नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए तने की लंबाई ली जाती था तो उसका विपर्यासी लक्षण लंबा या बहुना हो सकता था और कोई दूसरा नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मेंडल का नियम नहीं लागू होता है क्योंकि यहाँ पर जो मानव का रुधिर वर्ग है यहाँ पर ए भी मिल रहा है, बी और एक तीसरा मिल रहा है वो। तो मेंडल के बहुविकल्पता जो ये है यहाँ पर मेंडल का नियम नहीं लागू होता। बहुविकल्पता क्या कहता है कि यहाँ पर एक से मानव का रुधिर वर्ग है, एक से अधिक अपना यह क्या कर रहे हैं, लक्षण दिखा रहे हैं, यानी यहाँ पर इसके 3 लक्षण दिखाई दे रहे हैं। एक और जुड़ जाता है ब्लड ग्रुप ए बी। तो इसके लिए प्रबल जीन क्या है, अप्रबल जीन क्या है, उनको हम देखें। तो मानव रुधिर वर्ग के लिए, मानव रुधिर वर्ग के लिए जो प्रबल जीन होता है, प्रबल जीन होता है उसके लिए कैपिटल आई जिम्मेदार होता है। मतलब इसका जो प्रभावी जीन या प्रबल जीन होगा वो कैपिटल आई जिम्मेदार होता है तथा अप्रबल जीन स्मॉल आई जिम्मेदार होता है। मानव का रुधिर वर्ग के लिए जो प्रबल जीन होगा वो कैपिटल आई जिम्मेदार होगा और अप्रबल जीन यानी अप्रभावी जीन जो होगा इसके लिए स्मॉल आई जिम्मेदार होता है। जैसे कि देखा जाएगा कैपिटल आई ये और स्मॉल आई है
तब बनेगा ब्लड ग्रुप ए। क्योंकि मेंडल के प्रभाविता का नियम कहता था कि प्रभावी में अप्रभावी क्या है, छिपा है। आई ए होगा तब भी ब्लड ग्रुप ए बनेगा, कैपिटल आई ए और स्मॉल आई होगा यानी अप्रभावी रूप, तो तब भी ब्लड ग्रुप ए बनेगा। ऐसे कैपिटल आई बी रहेगा तब भी ब्लड ग्रुप बी बनेगा, और कैपिटल आई बी और स्मॉल आई रहेगा तब भी कैपिटल ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा। जब कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी दोनों एक साथ होंगे तब ब्लड ग्रुप ए बी बनता है। अब यहाँ पर मेंडल के मेंडल के नियम से विचलन है, तो तीसरा विचलन नियम था यह साप्रभाविता। यहाँ पर साप्रभाविता का नियम लागू होता है। मेंडल का नियम कहता है कि कोई भी जीन अपना जो दोनों जीन एक साथ अपना लक्षण नहीं प्रदर्शित कर पाते हैं, मतलब एक समय छिप जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो कैपिटल ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों पर अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मेंडल के नियम से विचलन में जो साप्रभाविता का अध्ययन करना था उसका भी उदाहरण है मानव का रुधिर वर्ग ए बी। और जब स्मॉल आई और स्मॉल आई दोनों एक साथ होंगे तब ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। यही है बहुविकल्पता, यानी मानव का रुधिर वर्ग है जो किसी भी जीव के एक से अधिक क्या हो सकते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने मानव का रुधिर वर्ग लिया था और उन्होंने बताया था कि प्रत्येक जो होंगे जैसे लक्षण होंगे उसके दो ही लक्षण होंगे, जैसे प्रभावी या अप्रभावी, लेकिन यहाँ दो से अधिक लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं। तो मेंडल के बहुविकल्पता का उदाहरण मानव का रुधिर वर्ग ए बी वो, और साप्रभाविता जो तीसरा हमें अध्ययन करना था उसका उदाहरण है ए बी दो। तो ये साप्रभाविता का और बहुविकल्पता का दोनों का उदाहरण होगा। अब इससे कुछ सवाल आते हैं मानव के रुधिर वर्ग की वंशागति। तो इससे जो सवाल आते हैं उनको हम सब अगले वीडियो में क्या करेंगे, हल कर देखेंगे।